हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी टीजीटी पीजीटी की बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोगों ने पिछले दिन जो अपना टॉपिक स्टार्ट किया है, इसमें नागरिक शास्त्र का प्रवक्ता चयन परीक्षा 2013 का प्रश्न पत्र हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जिनमें से लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 50 प्रश्नों को सॉल्व किया था। आज हम लोग उसी के क्रम में आगे बढ़ेंगे, शेष 50 क्वेश्चनों को आज सॉल्व करेंगे और जो बाकी शेष क्वेश्चन बचेंगे उसे हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस जो लास्ट ईयर्स आए हुए हैं, ये आपकी एक तो समझ विकसित करेंगे कि क्वेश्चन किस तरह से आपको मिलेंगे कंपटीशन में जो आप परीक्षा देने जाएंगे। साथ ही साथ बहुत सारे क्वेश्चंस की डिटेल भी हम लोग कर रहे हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आने की भी पूरी प्रोबेबिलिटी है। तो इस नाते इसको सिर्फ रिवीजन के फॉर्मेट में ही ना देखिएगा, इससे आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे और कहीं कहीं तो सीधे और कहीं कहीं इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस की डिटेल में आपको निश्चित तौर से मिलेगा ही मिलेगा। तो दोस्तों, इसको आइए स्टार्ट करते हैं और जितने भी आज तक के प्रश्न पत्र आए हुए हैं एग्ज़ाम में, हम लोग इसी तरह के क्रम में आगे सारे कंप्लीट कर लेंगे, चाहे वो टीजीटी का हो चाहे वो पीजीटी का हो। जिस भी परीक्षा में आया हुआ होगा, यानी टीजीटी पीजीटी की जिस भी परीक्षा में आया होगा, वो हम सभी पेपर सॉल्व करेंगे। आज हम लोगों ने अपना दूसरा वीडियो पेश किया है आप लोगों के सम्मुख, जो प्रवक्ता चयन परीक्षा नागरिक शास्त्र 2013 का था। ठीक है, आइए क्वेश्चंस को देखते हैं और उम्मीद है कि ये आपके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है मित्रों कि भारत के संविधान में किस अनुच्छेद द्वारा किसी राज्य के विधायी अधिकार संसद को सौंपे जा सकते हैं। यानी विधायी मतलब कानूनी अधिकार जो हैं, यहाँ पर विधायी थोड़ा सा करेक्ट नहीं है दोस्तों, तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि विधायी ऐसे होना चाहिए, यहाँ पे विधायी अधिकार, ये आपका ध है, विधायी अधिकार। क्षमा चाहेंगे आपसे मित्रों। तो कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि विधायी अधिकार, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किसी राज्य के विधायी अधिकार संसद को सौंप सकते हैं। यानी कि एक तरह से कहिए जो स्टेट है यानी राज्य है ना, उसके कानूनी अधिकार किस आधार मतलब किस आर्टिकल के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय संसद को, ठीक है, दे देते हैं। तो एक बात आप ध्यान लीजिए कि कभी आपको ये पता करना हो कि कानूनी अधिकार यानी कि राज्य के नियम पर, देखिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची 3 विषय होते हैं, जिनमें राज्य सूची के विषयों पर केवल राज्य सरकार कानून बनाती है और संघ सूची के विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, और साथ ही साथ समवर्ती सूची की बात करें तो दोनों कानून बनाते हैं। लेकिन यहाँ प्रश्न पूछ रहा है कि राज्य सूची के विषय पर कानून कब बना सकती है। तो सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन आती है दोस्तों, जब आपातकाल की स्थिति लागू हो। आपातकाल की स्थिति लागू हो का मतलब है कि जब राज्य आपातकाल स्थिति लागू हो, यानी आर्टिकल 356 की स्थिति में राज्य का राजतंत्र फेल हो जाने के लिए, संवैधानिक तंत्र फेल हो जाने की स्थिति में राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, और राष्ट्रपति शासन लागू होने की स्थिति में राज्य का जो भी कानून है वो केंद्र सरकार बनाने लगती है। तो ये आपका यहाँ पर क्वेश्चंस का जो ऑप्शन होगा वो इसी के परिप्रेक्ष्य में होगा। आर्टिकल 356 के तहत जो राष्ट्रपति महोदय राज्यों के विधायी अधिकार जो है संसद को सौंप देते हैं। तो आप लोगों को उम्मीद है कि ये चीज़ समझ में आई होगी अच्छी तरीके से। ठीक है, आर्टिकल ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों 2 ऑप्शन हो जाएगा आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मित्रों। क्वेश्चन कह रहा है भारत में नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किस प्रकार होती है। ठीक है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो है किस प्रकार से होती है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस इसमें दे रहा है दोस्तों, इन ऑप्शंस के आधार पे बताना है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो है किस प्रकार की जाती है। पहला कह रहा है राष्ट्रपति की अध्यक्षता में गठित वित्तीय कोलेजियम द्वारा। ठीक है, दूसरा कह रहा है दोस्तों संसद की लोकलेखा समिति की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा। तीसरा है मित्रों संविधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा नियंत्रक
राष्ट्रपति द्वारा, ये यहाँ पर इतना ही होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी सी त्रुटि हो गई है, मैं आपको बता दूँ ये त्रुटि क्या हुई है यहाँ पर दोस्तों। ये जो नियंत्रक दे रहा है ना, यहाँ से ठीक है, द्वारा नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ये ऑप्शन 4 का होगा दोस्तों, यानी 4 यहाँ से होना चाहिए, यहाँ नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन 4 यहाँ शुरू हो जाएगा। तो कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा, और चौथा ऑप्शन है नियंत्रक महालेखा परीक्षक अधिनियम के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा। तो मित्रों ये जान लीजिए कि एक हमारे पास कानून उपस्थित है जो कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के संदर्भ में ही कहा गया है, जो है आर्टिकल 148 जो है संविधान का अनुच्छेद 148, ये बताता है कि राष्ट्रपति जो होगा वो आर्टिकल जो संविधान जो राष्ट्रपति नियंत्रक महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति करेगा किस प्रकार की जाती है, होती है राष्ट्रपति द्वारा, तो आर्टिकल 148 के तहत होती है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मित्रों। सॉरी, भारत में किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के स्तर से वंचित किया गया, ठीक है, यानी कि संपत्ति का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार की श्रेणी से कब हटाया गया है। तो आपको मालूम होना चाहिएगा कि 42वें संविधान संशोधन में बहुत सारे फेरबदल करके एक तरह से कहीं मिनी संविधान संशोधन किया गया। तो इसके बाद का जो संशोधन हुआ उस संशोधन में, यानी 44वां जो संविधान संशोधन हुआ वो 1978 में, उसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा करके मात्र एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है, ठीक है, संपत्ति का अधिकार अब एक मात्र आपका कानूनी अधिकार रह गया है, जिसे जो है 44वें संविधान संशोधन, मैंने आपको भी बताया कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को एक मात्र कानूनी अधिकार बना दिया गया है, मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है, ठीक है, और इसे आर्टिकल 300A में रखा गया है, ठीक। तो 44वां संविधान संशोधन हो जाएगा, ठीक है, ओके। ये ऑप्शन 3 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मित्रों। क्वेश्चन है संघीय व्यवस्था में प्रायः निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है, ठीक है, संघीय व्यवस्था में प्रायः निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है। तो संघीय व्यवस्था में क्या होती है, लिखित संविधान और शक्ति विभाजन की आवश्यकता। दूसरा कराया, दूसरा जो आपका है यहाँ पर, लेकिन नहीं लिखित होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे लिखित है, सॉरी, यहाँ पर लिखित है, ये लिखित है, लिखित संविधान और संसदीय संप्रभुता है। तीसरा है मौलिक अधिकार और नीति निषेध तत्व सिद्धांत, और चौथा कह रहा है मौलिक अधिकार और कर्तव्य। इनमें से किसकी आवश्यकता होती है, तो ये बात आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए इसको, कि इसमें आपको जो आवश्यकता होती है, किसी भी संघीय व्यवस्था में क्या होना चाहिए, तो एक लिखित संविधान होना चाहिए और शक्तियों का विभाजन होना चाहिए। क्यों, संघीय व्यवस्था आप जानते हैं कि संघ में अलग सरकार, राज्य में अलग सरकार होती है, केंद्र में अलग सरकार होती है, यानी 2 सरकारें होंगी, इसका मतलब शक्ति का विभाजन होगा। और शक्ति का विभाजन किस आधार पर होगा, निश्चित तौर से आप जानते हैं शक्ति का विभाजन करने के लिए क्या होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। लिखित संविधान की आवश्यकता होती है और साथ ही साथ शक्ति का विभाजन करना पड़ता है, अदरवाइज वो क्या होगा, संघीय व्यवस्था नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा उसमें। अब देखिए 54 क्वेश्चन नंबर पे क्या है, अमेरिकी प्रणाली में निहित शक्तियों का अर्थ है, ठीक है, अमेरिकी प्रणाली में निहित शक्तियों का क्या अर्थ है। ऑप्शंस हैं, संघीय सरकार आपातकाल लागू कर सकती है, दूसरा कह रहा है संघीय सरकार संसद में निहित है, यहाँ सत्या नहीं होगा, सरकार होगा दोस्तों, और तीसरा है संघीय शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती हैं, और चौथा आपका है संघीय सरकार को विश्व शक्तियाँ भी मिल सकती हैं, शक्तियाँ भी मिल सकती हैं जो कि संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेखित नहीं है। वे विश्व नहीं होना चाहिए दोस्तों, वे शक्तियाँ भी मिल सकती हैं, यहाँ पर होना चाहिए शब्द, यहाँ पर सरकार को वे शक्तियाँ, विश्व शक्तियाँ नहीं, यहाँ पर वे शक्तियाँ होना चाहिए दोस्तों, वे शक्तियाँ भी मिल सकती हैं, है ना, जो संविधान में स्पष्टता उल्लेखित नहीं है। तो यही होगा दोस्तों, क्वेश्चन में आप ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा
देखिए, अमेरिकी प्रणाली में निहित शक्तियों का अर्थ क्या है कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति महोदय होते हैं उनको आपातकाल की शक्तियां भी उन्हीं में निहित होती है। संघीय सरकार को विश्व शक्तियां भी मिल सकती हैं, ठीक है, विश्व शक्तियाँ नहीं, सॉरी, वे शक्तियाँ भी मिल सकती हैं जो संविधान में स्पष्टता उल्लेख नहीं है। तो कभी भी ये जान लीजिए जहाँ संघीय शासन व्यवस्था है, ठीक है, संघीय शासन व्यवस्था में ये हमेशा जो शक्तियाँ होती हैं ना, विशेष शक्तियाँ, वे किसको मिलती हैं? संघ को हमेशा मिलती है, ठीक है। अब संघ का प्रमुख जो भी हो, राष्ट्रपति यदि है, जैसे अमेरिका में है तो राष्ट्रपति महोदय हैं, उनको मिलती हैं। और बाकी जो संसदीय शासन व्यवस्था जहाँ पर है, जैसे जहाँ पर प्रधानमंत्री है और राष्ट्रपति नाम मात्र का है, तो वहाँ पर भी दोस्तों मिलती है शक्तियाँ, लेकिन नाम भी वहाँ पर राष्ट्रपति के नाम से ही होता है, लेकिन पार्लियामेंट कार्य करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 55 नंबर का क्वेश्चन आपका है, जिसमें यह है अमेरिकी राजनीति में चुनाव क्षेत्रों को राजनीतिक लाभ की दृष्टि से परिसीमित करने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। और इसमें ऑप्शन दे रहा है गैरी मॉन्ड्रिंग कह रहा है, दूसरा कह रहा है पॉलिटिकिंग, और तीसरा कह रहा है फिलिबस्टरिंग, और चौथा है दोस्तों सीनेटीय शिष्टता। ये 4 ऑप्शन दे रहा है। तो आप जान रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से कि गैरी मॉन्ड्रिंग एक ऐसी व्यवस्था है कि जहाँ पर एक परिसीमन के माध्यम से एक कुछ पर्टिकुलर क्षेत्रों को, जहाँ पर लगता है राजनीतिक पार्टियों को कि ये मतलब हमारे क्षेत्र से यहाँ पे हमको मतदान ज़्यादा नहीं मिल पाएगा, तो उन क्षेत्रों को काट देते हैं और उन क्षेत्रों को उसमें समाहित कर लेते हैं जहाँ से उनको अधिक मतदान मिलने की प्रोबेबिलिटी संभावना होती है, ठीक है। इसका सर्वप्रथम प्रयोग जो है अमेरिका में ही किया गया था, ठीक है। इस नाते ये व्यवस्था अमेरिकी व्यवस्था के नाम से जानी जाती है, और ठीक है, और अमेरिकी गवर्नर जेरी महोदय रहे, उन्होंने सबसे पहले इस मतलब व्यवस्था का गैरी मॉन्ड्रिंग प्रणाली को अपने यहाँ लागू किया गया, ठीक है। और चुनाव क्षेत्रों के निर्धारण से संबंधित ये है, ठीक है। और इसका मकसद जो होता है राजनीतिक लाभ, चुनाव क्षेत्रों में या चुनाव में राजनीतिक लाभ लेना इसका मकसद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन आप लोगों ने देखा ए हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन 1 हो जाएगा, 1 इज करेक्ट आंसर, 1 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मित्रों। क्वेश्चन है कन्वेंशन फ्रॉक और प्राइमरी का संबंध प्राय किससे है, ठीक है। कन्वेंशन, ये फ्रॉक नहीं है दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी सी त्रुटि है, यहाँ पर कामा है, कन्वेंशन कामा है, काक्स है, यहाँ पर होना चाहिए काक्स, ठीक है, ये प्लेस है काक्स, और प्राइमरी, ठीक है, ये करेक्ट नहीं है, इसकी जगह पर काक्स होना चाहिए। का संबंध मुख्यतः किससे है? तो जान लीजिए कि ये जो इसका संबंध है अमेरिकी दलों और चुनाव से संबंधित है। और कन्वेंशन काक्स, ठीक है, कन्वेंशन कॉक्स और प्राइमरी का संबंध अमेरिकी दलों तथा चुनाव से संबंधित शब्दावली हैं। अमेरिकी राजनीतिक दलों की ये प्रमुख विशेषताएं हैं दोस्तों। दलीय पद्धति जो अमेरिका में विद्यमान है, संविधानोत्तर विकास, एक दलीय निर्वाचन क्षेत्र और दलों की शिथिलता से संगठित ये चीज़ें हैं। तो बस आप इतना जान लीजिए यहाँ पर कि कहीं भी एग्जाम में आपको आता है कन्वेंशन काकश और प्राइमरी शब्द जो है का संबंध मुख्यतः किससे है? तो अमेरिकी दलों और चुनाव से संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है वोट देने का अधिकार कैसा है दोस्तों? तो सामाजिक अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है, विधिक अधिकार है, व्यक्तिगत अधिकार है। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है दोस्तों एग्जाम में। तो जान लीजिए कि जो वोट देने का अधिकार है हमारा कैसा अधिकार है? राजनीतिक अधिकार है, ठीक है। वोट देने का हमारा अधिकार जो है वो राजनीतिक अधिकार है, ठीक है, जिसे कोई हमारा छीन नहीं सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अरस्तु ने राज्य और संविधान का वर्गीकरण किस प्रकार किया है? अरस्तु ने राज्य और संविधान का वर्गीकरण किस प्रकार से किया है? तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखते हैं हम लोग। ऑप्शन में कह रहा है कि निर्मित और पारंपरिक रचना के आधार पर, दूसरा कह रहा है शासकों की संख्या और शासन की गुणवत्ता के आधार पर,
और चौथा तीसरा कह रहा है धार्मिक प्रभाव के आधार पर, चौथा है आर्थिक प्रभुत्व के आधार पर। तो जान लीजिए कि अरस्तु ने क्या किया है, शासकों की संख्या को निर्धारित किया है। केवल उसमें उच्च वर्ग के लोगों को ही उसने दिया है, दासों को, महिलाओं को उसने इसमें शामिल नहीं किया है। शासन की गुणवत्ता के आधार पर, ठीक है, तो शासन की गुणवत्ता और शासकों की संख्या के आधार पर किया है। तो यहाँ पर ऑप्शन दोस्तों आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 ऑप्शन इस करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों कि निम्न में से कौन सा वर्ग साध्य गुण का भाग नहीं है, ठीक है, साध्य गुण का भाव नहीं है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि साध्य गुण की जो विचारधारा है कौटिल्य के विदेश संबंध से संबंधित है, और कौटिल्य ने इसमें 6 प्रकार की नीतियों का जो है वर्णन किया है, 6 प्रकार का बताया है इन्होंने। तो 6 प्रकारों में से अगर देखेंगे तो ये क्या कह रहा है इसमें, ऑप्शन पहले क्वेश्चन में क्या है, वर्ग सांडल्य का भाग नहीं है, तो संधि विग्रह है, यान है, यान आसन है, यान अलग है और आसन अलग है दोस्तों। यान आसन यानी यहाँ पे काम में होना चाहिए, यहाँ पे यान अलग है, आसन अलग है, यान आसन है। फिर इसके बाद में द्वैधी भाव है, द्वैधी भाव ये भी थोड़ा सा करेक्ट नहीं है, द्वैधी ऐसे रहेगा दोस्तों, द्वैधी भाव। दोस्तों थोड़ा सा आपसे माफ़ी मैं चाहूँगा कि थोड़ी सी त्रुटियाँ लिखने में हो रही हैं, जो हमारे अपने लोग हैं थोड़े नए हैं, तो इस नाते माफ़ करिएगा आप इस चीज़ को लेकर के। आप सिर्फ क्वेश्चंस की और उसके एक्सप्लेनेशन पे ही ध्यान दीजिए, ये आपके लिए उपयोगी हैं। जो त्रुटिपूर्ण है उसे हम करेक्ट कर रहे हैं। तो जान लीजिए दोस्तों कि 6 प्रकार के विदेश संबंधों के संचालन के लिए कौटिल्य ने 6 प्रकार की विदेश नीति का अनुसरण किया है, जिसे हम लोग साध्य गुण के नाम से भी जानते हैं। इसमें है क्या क्या, एक जान लीजिए संधि है, विग्रह है, यान है, आसन है, संशय है, द्वैधी भाव है। तो 6 याद रख लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर जिसमें भी ऑप्शन में मिलेगा वही हो जाएगा आपका, ठीक है। द्वैधी भाव संधि है, ठीक है। तो उसमें पूछ रहा है कि भाग नहीं है, सॉरी क्या कह रहा है इसमें, साध्य गुण का भाग नहीं है। तो आप ये जान लीजिएगा कि कौन सा नहीं होगा आपका ऑप्शन इसमें से। तो इसमें देख लीजिए संधि भी है, यान भी है, आसन है, द्वैधी भाव है, और इसके अलावा षड्यंत्र पंचशील है। तो षड्यंत्र पंचशील नहीं है दोस्तों, इसमें क्या होगा मैंने अभी आपको बताया, संधि है, विग्रह है, यान है, आसन है, संशय है, द्वैधी भाव है, षड्यंत्र पंचशील नहीं है दोस्तों। तो ये ऑप्शन 4 गलत हो जाएगा आपका। 60 नंबर क्वेश्चन है, यूनानी दार्शनिकों ने न्याय के किस पहलू पर बल दिया है। यूनानी दार्शनिकों ने न्याय के किस पहलू पर बल दिया है दोस्तों। तो जान लीजिए यूनानी दार्शनिकों ने राज्य के न्याय के नैतिक पहलुओं पर विचार किए। तो पहला कह रहा है विधिक पहलुओं पर, राजनीतिक पहलुओं पर, सामाजिक और नैतिक। तो नैतिक पहलू करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर नैतिक पहलू। तो ठीक है, क्वेश्चन क्या था आपका, यूनानी दार्शनिकों को न्याय के किस पहलू पर बल दिया है। तो न्याय के नैतिक पहलू पर इन्होंने बल दिया है यूनानी दार्शनिकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों 61 नंबर का क्वेश्चन है, मार्सिलियो पदुआ और रूसो ने किस प्रकार की संप्रभुता का प्रतिपादन किया है। तो इन्होंने लोकप्रिय संप्रभुता का प्रतिपादन किया है, ये बात अपने दिमाग में रख लीजिए दोस्तों। मार्सिलियो पदुआ और रूसो ने जो है लोकप्रिय संप्रभुता का प्रतिपादन किया है, ये लोकप्रिय संप्रभुता के प्रतिपादक हैं। लोकप्रिय कोई भी एक ऑप्शन में अगर दिया रहेगा तो भी करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, राज्य परिवार, राज्य परिवारों होना चाहिए दोस्तों, परिवारों और गांवों, यहाँ पर फिर से थोड़ी त्रुटि हुई है, परिवारों, परिवारों गांव का संगठन है, जिसका उद्देश्य पूरा नहीं है, पूर्ण होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे उद्देश्य पूर्ण आत्मनिर्भर जीवन प्रदान करना है। तो यहाँ पर एक पूर्ण होना चाहिए दोस्तों, ये त्रुटिपूर्ण और हो जाएगा, नहीं तो एक, यहाँ पर तब करेक्ट होगा। अब होगा राज्य परिवारों और गांव का संगठन है, जिसका उद्देश्य
एक पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन प्रदान करना है। ठीक है, ये किसने कहा है? ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है ये। राज्य, परिवार और गांव का संगठन है जिसका उद्देश्य एक पूर्ण आत्मनिर्भर जीवन प्रदान करना है। ये अरस्तु की स्टेटमेंट है दोस्तों, अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है दोस्तों? प्लेटो ने इनमें से किस विचार का समर्थन किया है? प्लेटो ने इनमें से किस विचार का समर्थन किया है? तो जानते ही आपको कि प्लेटो ने जो है पत्नियों और संपत्ति के साम्यवाद का समर्थन किया है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका 4 नंबर है, बट इसमें लिखा नहीं, यहाँ पर है दोस्तों। ये देखिए ऑप्शन नंबर 4 जो दे रहा है यहाँ पर, ये आपका हो जाएगा महिलाओं के शोषण, पत्नियों के संपत्ति साम्यवाद का। ये यहाँ पर आपको होना चाहिए पत्नी और ये संपत्ति के साम्यवाद का। ठीक है, यहाँ पर होना चाहिए पत्नियों और संपत्ति के साम्यवाद का। यही इस विचारधारा का प्लेटो ने, मैंने कहा था आपको कि प्लेटो ने क्या करता है, कुछ लोगों को राज्य के अंतर्गत नहीं मान के वो चलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से ये माना जाएगा आपका। ठीक है, तो यही हो जाएगा आपका पत्नियों और संपत्ति के जो है समाजवादी का यहाँ पर लिखा हुआ है, तो समाजवाद हो जाएगा, या साम्यवाद होता तो साम्यवाद की बात कह देता। ठीक है, तो यही चीज़ है कि प्लेटो ने इनमें से किस विचार का समर्थन किया है? तो पत्नी और संपत्ति के समाजवाद का या साम्यवाद का समर्थन किया है प्लेटो महोदय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में है अरस्तु के अनुसार दास्ता। दास्ता क्या है? अरस्तु क्या मानते हैं दास्ता को दोस्तों? कह रहा है दैवीय दंड का एक रूप है किंतु हानिकारक है। दूसरा है अप्राकृतिक और अस्थायी है। तीसरा है प्राकृतिक और दैवीय है किंतु निंदनीय है। चौथा है प्राकृतिक और लाभप्रद है। तो अरस्तु जो है दास्ता को प्राकृतिक और लाभप्रद मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में प्राचीन भारतीय विचारक इनमें से किस तत्व की उपेक्षा करते हैं? ठीक है, क्वेश्चन हमारा है अंतर्राष्ट्रीय संबंध के संदर्भ में प्राचीन भारतीय विचारक इनमें से किस तत्व की उपेक्षा करते हैं? इनमें से किस तत्व की उपेक्षा करते हैं? ऑप्शन है धानमन है, उदासीन है, तीसरा मित्र है, चौथा आपका शत्रु है। तो जान लीजिए कि यहाँ पर जो है धान्यवन जो है ये इसका संबंध जो है प्राचीन भारतीय विचारकों के किस तत्व की उपेक्षा की गई है? वहाँ धान्यवन की उपेक्षा की गई है दोस्तों। तो ये आपका करेक्ट आंसर पहला हो जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के सप्तांग सिद्धांत से संबंधित नहीं है? ठीक है, कौन सप्तांग सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो आपको मालूम होना चाहिए कि राज्य का सप्तांग सिद्धांत जो है का प्रतिपादन जो है किसने किया है दोस्तों? राज्य के सप्तांग सिद्धांत का 7 सिद्धांत बताए हैं, 2 लोगों ने किए हैं राज्य के सिद्धांत में, एक तो मनु जी हैं और दूसरे कौटिल्य जी हैं। तो सबसे प्राचीन की बात कर रहा है तो आपका मनु हो जाएंगे। मनु ने अपने सप्तांग सिद्धांत में क्या कहा है? तो उन्होंने क्या कहा है दोस्तों? स्वामी कहा है, अमात्य कहा है, जनपद है, दुर्ग है, कोष है, दंड है, मित्र है। ठीक है, ये 7 जो आपके जो तत्व है सप्तांग, इन्हीं को ही 7 सप्तांग सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है? देखिए क्या क्या है, क्या कह रहा है? सामंत और गुरुकुल, ये तो आपने कहीं सुना नहीं। क्या कहा मैंने? स्वामी है, अमात्य है, जनपद है, दुर्ग है, कोष है, दंड है, मित्र है, ये होंगे। तो राजा है और कोष है, ये तो है मित्र। और यहाँ पर क्या बल लिख रहा है? यहाँ पे बल नहीं होना, मित्र और बल, मित्र और बल हो सकता है। इसमें बल क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर जो है आपको एक तरह से कहिए कि जो आपका बनेगा दंड है, दंड से ही बल मिलता है। तो इस नाते यहाँ पे दंड का, यहाँ पर आप बल भी ऑब्लिक कर सकते हैं, दंड ऑब्लिक बल कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बल है तभी दंड मिलेगा। तो बल भी इसी का एक तरह से कहिए पर्यायवाची है। ठीक है, तो इसमें क्या है? सामंत और गुरुकुल नहीं होगा, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। मतलब ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। बाकी 7 आपके होने चाहिए। क्या क्या शब्द होने चाहिए? फिर से आप एक बार देख लीजिए। स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। ठीक है, ये सप्तांग सिद्धांत हो जाएगा आपका। अगला है अरस्तु की नागरिकता की अवधारणा लागू करने पर। अरस्तु की नागरिकता की अवधारणा लागू करने पर क्या है? केवल कुछ भारतवासी भारत के नागरिक माने जाएंगे।
हाँ, ये बात जान लीजिए, केवल कुछ भारतवासी ही भारत के नागरिक माने जाएंगे। अरस्तु की नागरिकता को अगर दाढ़ कर लिया जाता है, ठीक है, क्योंकि प्लेटो के समान ही नागरिकता को सीमित रखने के पक्ष में किया है। तो आप जानते हैं कि 5040 जो है प्लेटो ने नागरिकता बताई है और अरस्तु ने 10,000 की नागरिकता बताई है, 1 लाख जनसंख्या या कहिए 10,000 नागरिक माने हैं, क्योंकि दास और महिलाओं को इसने राज्य का अंग नहीं माना है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 1 करेक्ट होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 68 नंबर का। इसमें अरस्तु के अनुसार राज्य का अस्तित्व कैसा है? अस्तित्व राज्य का दबी इच्छा का परिणाम है। नेक्स्ट है दोस्तों बल और भय का परिणाम है। तीसरा है आपको केवल राजनीतिक और धार्मिक संयोग है। चौथा आपका है विकास का परिणाम है। ठीक है, तो राज्य किस चीज़ का परिणाम है दोस्तों? ये आपको अच्छी तरीके से पहले से पता होगा। राज्य विकास का परिणाम माना है। अरस्तु ने जो है माना है राज्य को किसका परिणाम माना है? विकास का परिणाम माना है। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा आपको। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस तत्व को प्लेटो ने अधिक महत्व नहीं दिया है? तो प्लेटो ने क्या है, क्षुधा उत्पादन को दिया है, उद्यमिता को दिया है। किसको दिया? तो उद्यमिता को नहीं दिया है दोस्तों। शौर्य को, विवेक को, क्षुधा को इन्होंने प्रश्रय दिया है, यानी इंपॉर्टेंस दी है। उद्यमिता को नहीं दिया है इन्होंने। ठीक है, तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएंगे आपके। अगला क्वेश्चन है ब्रिटेन में के छाया कैबिनेट का अर्थ क्या है? का अर्थ है कि छाया कैबिनेट का क्या अर्थ है ये कह रहा है। तो छाया कैबिनेट का ये मतलब होता है दोस्तों कि ब्रिटेन में एक ऐसी व्यवस्था है जो विपक्षी पार्टी होती है वो सरकार के पैरेलल में ही एक अपनी सरकार बना लेती है। ठीक है, एक अपनी सरकार बना लेती है जो एक तरह से कहिए उनके प्रश्नों और तमाम सारी चीज़ों का जवाब देने के लिए बना होता है। तो वही एक छाया कैबिनेट कहलाती है। अब देखिए ऑप्शन के हिसाब से क्या मिल रहा है इसमें। ब्रिटिश प्रधानमंत्री की छाया में कार्य करती है। दूसरा कह रहा है ब्रिटिश कैबिनेट संसद की छाया में कार्य करती है। तीसरा कह रहा है विपक्षी दल ने एक समांतर और अनौपचारिक कैबिनेट बनाया है। और चौथा है ब्रिटिश कैबिनेट की शक्तियां छाया मात्र हैं। तो बिल्कुल आपको मैंने भी आपको स्पष्ट किया कि इसमें क्या हो जाएगा कि विपक्षी दल जो है एक समानांतर सरकार या अनौपचारिक कैबिनेट बना लेता है। इसी को ही क्या कहते हैं, कैबिनेट की छाया कहा जाता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है दोस्तों फाली, 60 लाख और हेस। ठीक है, ये शब्द कुछ है, ये किससे जुड़े हुए हैं? तो ये जान लीजिए कि ये उस समय का प्रश्न था जब इस्लामिक स्टेट वगैरह जो है काफ़ी प्रखरता से निकल रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। ये 90 के दशक की बात है आपकी। ठीक है, सॉरी 99 के दशक यानी 2000 के दशक की बात हो रही है। तब की इस्लामिक स्टेट जब अपने चरम पर था। तो ये ऐसे जो चीज़ें रही हैं इसको लेकर के काफ़ी रहा। ये मारे गए जो है अमेरिकी नागरिक, अमेरिकी व्यक्ति रहे हैं, आतंकियों ने इनको मार दिया था। ठीक है, तो फॉली, 60 लाख और हेस जो है ये इसमें ऑप्शन में देखेंगे इसके हिसाब से हो जाएगा। तो इस्लामिक स्टेट के द्वारा मारे गए ये लोग हैं। कह रहा है सीरिया भेजे गए अमेरिकी दूत, कह रहा है पहला, नहीं ये नहीं होगा। इराक भेजे गए अमेरिकी दूत, ये भी नहीं होगा। अमेरिका से वार्ता करने के लिए अधिकृत यूरोपीय वार्ताकार, ये भी नहीं है। इस्लामिक स्टेट के आतंकियों द्वारा मारे गए कुछ व्यक्ति रहे हैं ये। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आपके इसके लिए है, था उस समय के। अभी बहरहाल इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह गया है। फ्रांस का वर्तमान संविधान किस गणतंत्र के नाम से जाना जाता है? तो पंचम गणतंत्र के नाम से जाना जाता है। ये तो बहुत सिंपल सी बात है। तो पंचम गणतंत्र के नाम से इसको जाना जाता है। और ये जो है फ्रांस का जो संविधान है वह लिखित और अनम्य संविधान भी है। ठीक है, इसमें संशोधन करने के लिए जो है 60% बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। तो ये 4 ऑप्शन हो जाएगा। और ये भी जान लीजिए अगर इसका कुछ रिलेशन आप भारत से करना चाहते हैं तो एक बात और भी मैं बता दूं आपको कि जो भारत का संविधान है उसके लगभग 8 वर्ष बाद यानी कि 4 अक्टूबर 1958 को फ्रांस का संविधान लागू हुआ था। ठीक है, और फ्रांस का वर्तमान संविधान पंचम गणतंत्र के नाम से जाना जाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात थी। तो ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा 72 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। इसमें क्या आ रहा है, ब्रिटिश टोरी और विहिंग दलों की विचारधारा क्रमशः, ये सा लिखा है एक मात्र नहीं रहेगी, क्रमशः क्या कह रहा है,
अनुदारवादी और उदारवादी थी। तो ये बात जान लीजिए, यही पहला ऑप्शन ही करेक्ट आपका हो जाएगा। अनुदारवादी और उदारवादी दोनों थे। ब्रिटिश टोरी और वेहिंग की विचारधाराएं क्या थी? ब्रिटिश टोरी जो है अनुदारवादी थे और वेहिंग जो है उदारवादी थे। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर 1 सही हो जाएगा दोस्तों। और आपका इसके बाद में क्वेश्चन है 74 नंबर का, ब्रिटिश सम्राट कोई गलती नहीं करता क्योंकि? ब्रिटिश सम्राट कोई गलती नहीं करता, क्यों नहीं करता है, ये किस लिए कहा गया है? इसके ऑप्शंस के हिसाब से देखिए दोस्तों। कह रहा है वह सैद्धांतिक रूप से सर्वज्ञाता है। ठीक है, दूसरा कह रहा है ये नहीं होगा, वह संवैधानिक होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर त्रुटिपूर्ण हो गया है, मैं माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, त्रुटियाँ कुछ ज़्यादा हैं। वह संवैधानिक रूप से, यहाँ पर संवैधानिक पढ़िएगा आप लोग, रूप से राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है संवैधानिक रूप से, ये चीज़ है। दूसरा है जो कि ये भी नहीं करेक्ट आंसर है, सी ऑप्शन आपका है, वह सदैव पुराने निर्णयों के आधार पर ही कार्य करता है, ये भी करेक्ट आंसर नहीं है। चौथा ऑप्शन है वह सदैव कैबिनेट की सलाह पर ही कार्य करता है। जी हाँ, बिल्कुल यही बात है कि ब्रिटिश संसद जैसे भारत का राष्ट्रपति है, बिना कैबिनेट की सलाह से कोई कार्य नहीं करता है, उसी तरह ब्रिटिश सम्राट भी बिना कैबिनेट की सलाह के कोई भी निर्णय नहीं लेता है। तो ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। अगला है दोस्तों, एक्स और वाई सिद्धांत का संबंध किससे है? तो एक्स और वाई का जो सिद्धांत है दोस्तों, ये आपका ऑप्शन में देखते हैं किसके हैं। डगलस मैकग्रेगर के वित्तीय प्रबंध सिद्धांत से संबंधित है। गुलिक के प्रशासन शासन द्वैतवाद से संबंधित है। अब्राहम गैरलो की पुस्तक दंड सिद्धांत से संबंधित है। और चौथा है डगलस मैकग्रेवर के सामाजिक मनोवैज्ञानिक उपागम से संबंधित है। तो इसमें से आप देखेंगे ये चौथा ऑप्शन ही करेक्ट इसमें आंसर होगा दोस्तों। 4 ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर। इसके बारे में आप थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहूँगा कि डगलस मैकग्रेवर जो है सामाजिक मनोवैज्ञानिक के XY उपागम से संबंधित है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी चीज़ें आपके लिए हैं, बाकी चीज़ें फिर आगे हम डिटेल क्लास करेंगे तो वहाँ देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की योजना आयोग का रेलवे को प्रमुख तौर पर क्रमशः क्या माना जाता है? ठीक है, क्या माना जाता है? भारत की योजना आयोग, यहाँ पर थोड़ा सा त्रुटिपूर्ण हो गया है, रेलवे आयोग, यहाँ पर आयोग, यहाँ पर का नहीं होना चाहिए और होना चाहिए यहाँ पर और। ठीक है, यहाँ पर योजना आयोग और रेलवे को प्रमुख तौर पर क्रमशः क्या माना गया है? तो दोनों के जान लीजिएगा कि कैसा है। स्टाफ और सूत्र संस्था माना गया है। स्टाफ और सूत्र संस्था माना गया है। क्या रेलवे को क्या माना गया है? आयोग को, योजना आयोग को क्या माना गया? स्टाफ। ठीक है, स्टाफ मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, स्टाफ। और यहाँ पर क्या है? रेलवे को क्या माना गया है? सूत्र संस्था। ये स्टाफ यानी कि ये स्टाफ हो जाएगा, सूत्र संस्था माना गया है। ओके, तो इसमें ऑप्शन देखिए कहाँ पे दे रहा है इसका ऑप्शन, इसमें तो दे नहीं रहा है दोनों में। हाँ, ये तीसरा ऑप्शन है, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है, ये सही हो जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मित्रों। 77 नंबर क्वेश्चन आपका है, ये क्या कह रहा है? यथार्थवादी विचार की शास्त्रीय पुस्तक मानी जाने वाली कृति पॉलिटिक्स अमंग नेशन किसकी पुस्तक है? ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है दोस्तों, हैंस मार्गेनथाउ की पुस्तक है। और ये पॉलिटिक्स अमंग नेशन जो पुस्तक है हैंस मार्गेनथाउ की, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। ये जिसमें यथार्थवादी सिद्धांत की व्याख्या की गई है। मार्गेनथाउ के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रमुख कुंजी के रूप में इसको लिया जाता है, राष्ट्रीय हित है इसमें। ठीक है, ये बात बताई गई है। तो पहला क्या हो जाएगा इसमें? हैंस मार्गेनथाउ हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक, 78 पे आ जाते हैं दोस्तों। इसमें क्या है? सामान्य अर्थ में शीत युद्ध की वैचारिक और भौगोलिक दूरी क्या थी? ठीक है,
तो निश्चित तौर से जान लीजिए कि ये लड़ाई थी अमेरिका और रूस के बीच में थी। तो रूस अमेरिका पूंजीवादी कंट्री और रूस जो है साम्यवादी कंट्री, और ये जो है सूरज पूरब की ओर आपका रूस और पश्चिम में आपका अमेरिका। तो यहाँ पर पूछ रहा है पूंजी बनाम साम्राज्यवाद, उत्तर बनाम दक्षिण, तो ये तो बिल्कुल होगा ही नहीं। पश्चिम पूर्व साम्यवाद एवं साम्राज्यवाद, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रवाद बनाम साम्राज्यवाद, ये भी गलत आपका है। पूंजीवाद बनाम साम्यवाद, पश्चिम पूर्व, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। चौथा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मित्रों। निम्न में से किस देश को स्वतंत्र नियामक आयोग की जन्मस्थली माना जा सकता है? ठीक है, स्वतंत्र नियामक आयोग की जन्मस्थली माना जा सकता है। तो इसमें ऑप्शन देखिए क्या हो सकता है। स्वतंत्र नियामक आयोग की जन्मस्थली माना जा सकता है, अमेरिका को माना जाता है दोस्तों। स्वतंत्र नियामक स्थली जो माना जाता है अमेरिकी कांग्रेस द्वारा विशेष संविधान प्रावधान के तहत किया गया है। इसका जो है स्वतंत्र नियामक आयोग का गठन करने की जो व्यवस्था बनाई गई है, ये अमेरिकी कांग्रेस द्वारा विशेष संवैधानिक प्रावधान के तहत किया गया ये व्यवस्था थी। तो इस नाते यहाँ पर जो हो जाएगा अमेरिका हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 80 नंबर क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सामूहिक सुरक्षा से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव प्रतिवेदन किस पर आधारित है? तो ये बिल्कुल आप जान लीजिए कि एचसन प्रस्ताव पर आधारित है। ये 1950 में लागू किया गया था। तो आप इतना इसमें इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए, इतना जान लीजिए। और 1950 में सामूहिक सुरक्षा का प्रस्ताव जो है एचसन प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है, इसे लागू किया गया था 1950 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व फ्रांसीसी क्रांति का नारा था, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 पे है, 4 नंबर पे है, डी ऑप्शन है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अमेरिका से खाद्य सुरक्षा पर सहमति के पश्चात भारत में किस प्रस्ताव पर सहमति हुई थी? ठीक है, भारत पर किस प्रस्ताव पर सहमति हुई थी? तो ये जान लीजिए कि इसमें विश्व व्यापार जो संगठन है ना, WTO के मुक्त व्यापार सरलीकरण समझौते पर सिग्नेचर हुआ था दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी 2 ऑप्शन। ठीक है, अगला है आइडियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? आइडियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है आपको? तो आइडियोलॉजी पुस्तक इसमें देखिए आइडियोलॉजी पुस्तक जो है ना, इसका पूरा नाम जो आप जान लीजिए, ये भी जान लीजिए, दी एड ऑफ आइडियोलॉजी, ये पूरी पुस्तक का नाम है दी एड ऑफ आइडियोलॉजी, या आइडियोलॉजी करके आता है तो भी आप कर लेंगे, और दी एड ऑफ आइडियोलॉजी अगर पुस्तक करके आता है तो डेनियल बेल की पुस्तक है। ये डेनियल बेल की पुस्तक है जो कि 1960 में इसका प्रकाशन किया गया था। डेनियल बेल अमेरिका के जो है सामाजिक वैज्ञानिक रहे हैं, समाज वैज्ञानिक जिन्हें कहा जाता है डेनियल बेल। इन्होंने अपनी पुस्तक को जो है वहाँ पर लिखा 60 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 84 नंबर का, 84 नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है? संयुक्त राष्ट्र को मुख्यतः किस संगठन का प्रवर्ती रूप माना जा सकता है? ठीक है, संयुक्त राष्ट्र को मुख्यतः किस संगठन का प्रवर्ती रूप माना जा सकता है? तो जान लीजिए लीग ऑफ नेशन जो था ना, ठीक है, लीग ऑफ नेशन जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद गठित किया गया था, तो इसे संयुक्त राष्ट्र संघ को इसका प्रवर्ती संस्था मान लिया जाता है। लीग ऑफ नेशन को आप मान सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है लीग ऑफ नेशन, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है दोस्तों, इनमें से कौन सी अवधारणा मैक्स वेबर ने दिया है? मैक्स वेबर की कौन सी अवधारणा है? तो चमत्कारी नेतृत्व की अवधारणा जो है मैक्स वेबर के द्वारा दी गई अवधारणा है। तो ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, चमत्कारी नेतृत्व की अवधारणा होगी। अगला है दोस्तों गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन होना चाहिए। गुटनिरपेक्ष शिखर क्रमशः निम्न नगरों में आयोजित किया गया था। तो ये चाहे शिखर का या शिखर सम्मेलन का है, बात एक ही है। गुटनिरपेक्ष शिखर क्रमशः
निम्न नगरों में आयोजित किया गया था। तो किन किन नगरों में गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो आप जान लीजिएगा कि यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आपको देखना है, ठीक है। ऑप्शन जो कह रहा है तो लुसाका कह रहा है, अल्जीरियस कह रहा है आपका, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लुसाका जो आपका पड़ता है वो जाम्बिया की राजधानी है, ठीक है, जाम्बिया में पड़ता है आपका लुसाका। ये 1970 में यहाँ पर आयोजित हुआ था, बिल्कुल सही है आपका है। इसमें से जो दूसरा पेयर जो मिला है अल्जीरिया, जिसे अल्जीयर्स कहा जाता है, मतलब इसका अल्जीयर्स में इसकी जो सबमिट हुई थी 1973 में हुई थी, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन सही हो गया। 87 में दोस्तों आते हैं, इसमें क्या कह रहा है, शक्ति संतुलन और आतंक के संतुलन में बदल गया। शक्ति संतुलन, ये दोस्तों गलत हो गया है, यहाँ पे त्रुटिपूर्ण, यहाँ पर होना चाहिए अब, यहाँ पर अब होना चाहिए अब। शक्ति संतुलन अब आतंक के संतुलन में बदल गया है, यह स्टेटमेंट किसका है और इसमें क्या कहा गया है, तो शक्ति संतुलन के लिए युद्ध का प्रयोग अत्यधिक हानिकारक होगा, यही बिल्कुल जो है इस सिद्धांत की पुस्तकों की, मतलब इसमें पूछा था ना कि बदल गया है क्योंकि इसमें क्या होता है, शक्ति संतुलन के लिए युद्ध का प्रयोग अत्यधिक हानिकारक हो गया है। तो ये सेंटेंस यहाँ पर बिल्कुल इससे पुष्टि कर दे रहा है इसकी। कह रहा है स्टार वार कार्यक्रम के नाम से प्रसिद्ध रीगन के एक सशस्त्रीकरण कार्यक्रम का नाम, ठीक है, एक सशस्त्रीकरण का नाम क्या था दोस्तों, तो स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव, ठीक है, इनिशिएटिव था। तो ये ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये आंसर आपका हो जाएगा। 89 क्वेश्चन है दोस्तों नंबर का, निम्न में से किस लेखक ने साम्यवादी राज्य में नए वर्ग के अस्तित्व में आने की चर्चा किया था, किसने आने की चर्चा किया था, तो ये जान लीजिए आपको मोलवान जिलास महोदय रहे ने इस पर चर्चा की थी। मोलान जिलास जो साम्यवादी राज्य के नए वर्ग के अस्तित्व में आने की संभावना व्यक्त की थी, ठीक है, किसने, मिलोवान जिलास ने साम्यवादी राज्य में नए वर्ग के अस्तित्व के आने की कल्पना की थी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फ्रांसीसी फुकुयामा के अनुसार, फ्रांसीसी फुकुयामा के अनुसार क्या इन्होंने कहा है, क्या बातें इन्होंने बताई हैं, तो ये जान लीजिए कि ये इन्होंने पश्चिमी उदारवाद की निर्णायक विजय हो गई है, ये बिल्कुल इन्होंने ये स्टेटमेंट इनका कहा गया स्टेटमेंट है। फ्रांसिस फुकुयामा ने दोस्तों बताया है कि साम्यवाद के पतन के बाद में विश्व के सारे देश उदारवाद को अपना लेंगे और उदार लोकतंत्र तथा पश्चिमी उदारवाद का विलक्षण गुण ये मानते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, 91 नंबर का क्वेश्चन है, अम्बेडकर ने निम्न में से किसका लेखन नहीं किया, यानी कि अम्बेडकर जी की पुस्तकों के बारे में बता रहा है कि कौन सी पुस्तक अम्बेडकर जी की नहीं है। तो ये जान लीजिए कि कौन कौन सी पुस्तकें अम्बेडकर जी की हैं, तो ये आपको एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये भी पुस्तक इनकी है, और अगला है पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये भी पुस्तक इनकी है अम्बेडकर जी की। हु वेयर दी शूद्राज, ये भी पुस्तक बी आर अम्बेडकर साहब की है, और इसमें कास्ट्स कन्फ्लिक्ट कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, ये जो पुस्तक है ये बी आर अम्बेडकर की पुस्तक नहीं है मित्रों। तो ऑप्शन यहाँ पर ये आपका पहला हो जाएगा, कट के तौर पे देखेंगे, कोऑर्डिनेशन पुस्तक नहीं इनकी है, अम्बेडकर जी ने इसको नहीं लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, बराक ओबामा की द इस्लामिक स्टेट विरोधी गठबंधन में कौन सा देश शामिल नहीं है, तो ये दोस्तों पुराना क्वेश्चन है। तो उस समय जब इन्होंने संगठन बनाया था इस्लामिक स्टेट, तो लगभग जो है जो मध्य एशिया के जो कंट्रीज़ रहे हैं उनके अगर देखेंगे, सऊदी अरब है, जॉर्डन है, संयुक्त अरब अमीरात है, ये सब तो है, लेकिन ईरान उसमें शामिल नहीं था। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। जो बाइडेन अमेरिका के वर्तमान क्या हैं, जो बाइडेन अमेरिका के वर्तमान, देखिए दोस्तों इस समय क्या है, वो राष्ट्रपति महोदय हैं, ठीक है।
जो बाइडेन क्या है इस समय राष्ट्रपति महोदय है, लेकिन जब क्वेश्चन पूछ रहा था तो वहाँ पर उपराष्ट्रपति था, तो उपराष्ट्रपति। तो इस तरह नए क्वेश्चन की तरफ इसको आधुनिक भी बना लीजिएगा। ये इस समय अगर पूछ सकता है, डायरेक्टली पूछ लेगा तो राष्ट्रपति महोदय है, ये पूछ सकता है पॉलिटी का, आपका एक सेगमेंट बन सकता है क्वेश्चन आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जयप्रकाश नारायण ने कि किस विचार से भारत में एक बड़ा जन आंदोलन हुआ और आपातकाल लागू हुआ। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था भाई, किसी को पता होगा? बिल्कुल पता है, बताइए। अगर ऑप्शन आंसर देना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में दोस्तों क्या किया है। तो ये बात जान लीजिए कि इंदिरा की सरकार को ख़त्म करने में जयप्रकाश नारायण की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो समग्र क्रांति, यहाँ पर जो शब्द दे रहा है ना, पहले समग्र क्रांति का नारा दिया था जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है, तो ये जान लीजिए कि पटना में जो है 1975 में 5 लाख की भीड़ के साथ में जो है गांधी मैदान जो है वहाँ पर जो है इन्होंने बुरी अर्थव्यवस्था, जाति प्रथा के दोषों के साथ क्रांतिकारी कार्यक्रम का आरंभ किया था इन्होंने, और जिसे नाम दिया था इन्होंने संपूर्ण क्रांति। तो किसके लिए किया था? ब्रिटिश सरकार जो है, बुरी अर्थव्यवस्था है, जाति प्रथा के दोष जो हैं, इनको आधार बना करके इन्होंने स्टेटमेंट दिया था या समग्र क्रांति का नारा दिया था। अगला है दोस्तों, मॉन्टेस्क्यू ने किस संस्था की व्याख्या करने में गलती की है? ठीक है, मॉन्टेस्क्यू ने किस संस्था की व्याख्या करने में गलती की है? तो ये जान लीजिए कि ब्रिटिश संसद की व्याख्या करने में उसने गलती की है। मॉन्टेस्क्यू ने ब्रिटिश संसद की व्याख्या करने में गलती की है, तो ये सही हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इंडिया ऑफ जस्टिस, इंडिया ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है? तो अमर्त्य सेन महोदय हैं। अमर्त्य सेन की पुस्तक है इंडिया ऑफ जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है शून्य आधारित बजट प्रक्रिया। ठीक है, शून्य आधारित बजट प्रक्रिया, शून्य आधारित बजट प्रक्रिया को कब से लोकप्रियता प्राप्त हुई? ठीक है, कब से लोकप्रियता प्राप्त हुई शून्य आधारित बजट की प्रक्रिया को? तो ये जान लीजिए कि शून्य आधारित बजट की जो प्रक्रिया का प्रतिपादन किया गया था वो सर्वप्रथम अमेरिका में किया गया था। ठीक है, अमेरिका के कृषि विभाग में 1964 में सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया था, और इस जो तकनीक के जन्मदाता थे पीटर ए पियर को, ठीक है, इस तकनीक का जन्मदाता माना जाता है। इस तकनीक का प्रयोग भारत में भी हुआ है दोस्तों। भारत में बजट में इसको विज्ञान एवं तकनीकी विभाग में इस व्यवस्था का प्रयोग किया गया है। शून्य आधारित बजट का प्रयोग जो किया है 1983 में इसका विज्ञान एवं तकनीकी विभाग में इसका प्रयोग किया गया हमारे यहाँ भारत में। ठीक है, और सबसे पहले कहाँ गया? अमेरिका में किया गया था। तो ये तो बात है, लेकिन क्या इससे मिलता जुलता हमारे पास कोई ऑप्शन है? तो ऑप्शन के आधार पर अगर हम देखेंगे तो जिमी कार्टर द्वारा जॉर्जिया के बजट में भी इसका प्रयोग किया गया, तो ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। इनमें से किस घटना के तनाव शैथिल्य से जोड़ना अनुचित होगा? ठीक है, तनाव शैथिल्य, तो तनाव शैथिल्य आप जानते हैं कि साम्यवादी देश और पूंजीवादी देश दोनों में खूब लड़ाई चल रही थी शीत युद्ध के दौरान। कौन कौन से देश? अमेरिका में, और अमेरिकी कंट्री के जो भी यूरोपियन देश हैं वो साथ में थे। और अगर हम बात करेंगे साम्यवादी कंट्री में तो चीन रूस के साथ था, ये सब सारी कंट्रियाँ थी, तो दोनों में जो लड़ाई चल रही थी। तो वहाँ पर क्या कह रहा है? तनाव शैथिल्य, तनाव को कम करने वाले किससे जोड़ा जा सकता है? जोड़ना अनुचित होगा। तो नाटो जो है ये क्या हुआ था कि साम्यवादी शक्तियों का विरोध यानी दमन करने के लिए इसको बनाया गया था। तो ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा, तनाव शैथिल्य को कम करने वाली चीज़ नहीं थी। यहाँ पर ये चीज़ें आपकी गलत थी, मतलब। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये ऑप्शन 2 का है दोस्तों, नाटो का संगठन, यहाँ पे 2 होना चाहिए मित्रों। ये यहाँ पर करेक्ट आंसर यहीं तक होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। इस्लामिक स्टेट नामक आतंकी संगठन के बारे के पूरे नाम ISIS, यहाँ पर त्रुटिपूर्ण इन्होंने लिखा है ISIS, यहाँ पर कामा हो जाएगा मित्रों, इसको नीचे करेंगे ISIS ISISL। ठीक है, तो ये जो आपका जो संगठन है इसका पूरा नाम इस्लामिक स्टेट इराक एंड सीरिया है। और यहाँ पर कभी कभी दोस्तों बात करता है ISIL की बात करता है तो इसका लेबनान हो जाता है। तो इस्लामिक स्टेट इराक एंड लेबनान हो जाएगा अगर L होगा, और ISIS होगा तो इस्लामिक स्टेट इराक एंड सीरिया इसका बनेगा फिर। ठीक है, ओके, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? सीरिया, लिवांट, यहाँ पर लिवांट जो दे रहा है, लिवांट बिल्कुल सही करेक्ट आंसर है, तो पहला सही हो जाएगा दोस्तों, वेरी गुड।
नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर का क्वेश्चन है, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है मित्रों। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। लौह आवरण शब्द किसने प्रचलित करवाया? ठीक है, लौह आवरण शब्द किसने प्रचलित कराया? तो ये जान लीजिए कि लौह आवरण शब्द का प्रयोग जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने फुलटन में, यानी अमेरिका का एक शहर पड़ता है फुलटन में, भाषण देते हुए शीत युद्ध के विकास में ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने फुलटन नगर में जो है एक भाषण दिया था। और भाषण में इन्होंने क्या कहा था? साम्यवादी सोवियत संघ के विरुद्ध आंग्ल अमेरिकी गठबंधन की आवश्यकता पर इन्होंने जोर दिया था। तो इसके आधार पर अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन यहाँ पर क्या बनेगा? ए बनेगा। चर्चिल ने फुलटन भाषण द्वारा किया था। तो लौह आवरण शब्द के जो किसने प्रचलित किया था? तो चर्चिल ने। विंस्टन चर्चिल इनका पूरा नाम था। ये प्रधानमंत्री थे, कहाँ के? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। इन्होंने भाषण फुलटन शहर में दिया था, अमेरिका के फुलटन शहर में। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों ये 100 क्वेश्चन हमारे हो गए। बाकी के जो शेष क्वेश्चन बचते हैं उन क्वेश्चंस को लेकर के हम लोग अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। वीडियो थोड़ा दोस्तों बड़ा हो जा रहा है, चूँकि हम एक्सप्लेन थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं, तो उस स्थिति में हम आपसे क्षमा चाहेंगे। आगे के क्रम में ये वीडियो हमारा जब कंप्लीट हो जाएगा तो थोड़े कम संख्या के क्वेश्चंस को लेकर के हम एक वीडियो, 125 नंबर का क्वेश्चन होगा, उसको हम कई पार्टों में विभक्त करेंगे। और उम्मीद है 3-4 क्वेश्चन में, यानी 20-25 क्वेश्चन से ज़्यादा वीडियो नहीं करेंगे, जिससे कि आपको पढ़ने में भी दोस्तों आसानी हो। और ये चूँकि आपके हित में किया जा रहा है मित्रों, तो थोड़ा सा क्वेश्चन अगर सीरीज बड़ी हो जाती है तो भी आप इसमें धैर्य बनाए रखिए और इसको पढ़िए। उम्मीद है कि आपसे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे और निश्चित तौर से आप अपने जीवन में सफल होंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, अपना खूब ख्याल रखिए।